गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि मैथ्स के इस बैच में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद ज़रूरत थी कि एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया जाए। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन में मेनली आपको क्या क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक तो ये होगा एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। दो चीज़ें मेनली इसमें, दो चीज़ें हैं, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे बनाएं और इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए। तो ये दो मेन आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हमें इसमें स्टडी करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एडजॉइंट, मैंने जैसे कि बोला कि एडजॉइंट और इनवर्स हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज of the matrix Aij where Aij is the cofactor of the elements Aij। मतलब यहाँ एक मैट्रिक्स लिखी गई है देखो, और n इंटू एन ऑर्डर की, और यहाँ उसी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया गया है। इन्होंने बताया भी कि जो Aij है इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स Aij। यहाँ जो भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में रहेंगे उन सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालिए, वो कोफैक्टर कैपिटल Aij से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। स्मॉल Aij मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, कैपिटल Aij को उसके कोफैक्टर होंगे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम एडजॉइंट A से डिनोट करेंगे। अब ये तो रही डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि n इंटू एन ऑर्डर की है, उसके एलिमेंट्स Aij हैं, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij। आप देखें यहाँ कैपिटल Aij आ गया, और कैपिटल Aij इस एलिमेंट के, यहाँ इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर्स बनाइए, उनका मैट्रिक्स बनाइए, वो ये आ जाएगा। और उस वो भी कैसे बना है, ट्रांसपोज करके बना हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एज ए एग्जाम्पल। आपको अगर डेफिनेशन से प्रॉब्लम भी हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23। दिस इज A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स मेरे पास है। अगर आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले आपको इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और उन कोफैक्टर से बनने वाला एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए मैं निकालता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कोफैक्टर बनेंगे उनका मैट्रिक्स। आपको याद होगा कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A11, A12, जो कैपिटल A11 है वो स्मॉल a11 का कोफैक्टर है, जो कैपिटल A12 है वो स्मॉल a12 का कोफैक्टर है। इसी तरीके से कैपिटल A13 स्मॉल a3 एलिमेंट का कोफैक्टर है। ऐसे इसका सबके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालें और उसका अपना एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो क्या किया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर आपको मिलेगा, वो फाइंड आउट करके उसका एक मैट्रिक्स हमने यहां बना दिया। तो ये तो अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब आप देखो उन्होंने क्या बोला है, डिफाइंस द ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स।
आपको इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब करोगे तो एडजॉइंट मिलेगा। नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा? ये जो आपने बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाए ना, इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी बनी हुई है इसका ट्रांसपोज आपने कर देना है, ठीक। ट्रांसपोज, अच्छा एडजॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी इन्होंने देखो ये बनाया है। तो हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को लिख देंगे एडजॉइंट ए। आप ऐसे भी कर सकते हो। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है? आप उसकी रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए, बस यही करना होता है। तो मैं ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ये आ जाएगा A11, फिर A12, A13। देखो जो यहाँ पर रो थी पहली, उसको पहला कॉलम बना देना है आपको। जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देना है। A21, A22, A23, दिस इज A31, A32, A33। और इस मैट्रिक्स को ही माय डियर स्टूडेंट्स बोला जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोला जाएगा। तो ये छोटा सी चीज याद रखनी है। डेफिनेशन में भी यही बोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें जो वर्ड्स है, जो लैंग्वेज है, अगर वो कम समझ में आ रही है आपको तो आप यहां से देख सकते हैं। एक बार फिर से क्या चीज बताई गई थी उसमें, अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो डिफाइन किया जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस वेयर ए आई जे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। आपको करना ये, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकाल करके उसको क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। वही यहां पर मैंने किया है। मैंने एग्जांपल में दिखाया आपको कि एक मैट्रिक्स अगर मेरे पास ये है, इसका सबसे पहले मैंने इसको बनाया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग एक एक कोफैक्टर बनाया गया, और वो जो कोफैक्टर्स बनाए गए इनके सबके करस्पॉन्डिंग उनको लेकर एक मैट्रिक्स बना। वो मैट्रिक्स का हमने जब ट्रांसपोज किया तो मिला मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं मैं आपके सामने कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आप उनके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोफैक्टर निकल जाने के बाद उनके कोफैक्टर से बनी हुई एक मैट्रिक्स बना लीजिए जिसको आप कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बोल सकते हैं। जब वो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बाद आपने करना ये है कि उसका ट्रांसपोज कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे वही जो भी मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अब तो क्लियर हो गया होगा कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए, मैट्रिक्स से एडजॉइंट तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसके बाद उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बस एडजॉइंट मिल जाएगा आपको। अब जैसे ये तो 3 into 3 का है, जब आप इसका एडजॉइंट निकालने जाओगे तो आपको अच्छा खासा एक समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर जो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एंड इफ दिस इज द 3 into 3 मैट्रिक्स सो वी हैव टू कैलकुलेट 9 कोफैक्टर्स बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज़ 9 एलिमेंट्स। तो उसके लिए मुझे 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर ये करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाके एडजॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 into 2 का कोई मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो आप उसका एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकालने का एक तरीका है, मैं उसको आपको बताता हूं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। रिमार्क लिखा गया है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ये दी गई है A11, A12, A21, A22, द एडजॉइंट A कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय। तो ये जो तरीका बताया गया है वो तो प्रोसेस लगेगी ही लगेगी।
जिस प्रोसेस को अभी आपको बताया गया कि इससे आप एडजॉइंट निकालिए, उस प्रोसेस से तो आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर ही सकते हैं। एक और शॉर्ट मेथड है जिससे आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय इंटरचेंजिंग A11 एंड A12। ये जो A11 है ये इंटरचेंज कर दीजिए बाय चेंजिंग साइंस ऑफ A12 एंड A21। आपको करना ये है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको अलग से बताता हूँ, आप देखिएगा। दिस इज A11, A12, A21, A22। तो आपको इस सिचुएशन पर करना क्या है? ऐसे सिचुएशन पर आपको ये करना है, पहली चीज ये 2 into 2 का डिटर्मिनेंट 2 into 2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो ये प्रोसेस आप लगा सकते हैं। पहले आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये सब करके देखा गया, इसका एक शॉर्ट मेथड भी निकाला गया कि क्या हम इसको और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम मिनिमम टाइम पे क्या इसका एडजॉइंट बना सकते हैं। तो 2 into 2 की अगर मैट्रिक्स है तो आप बड़ी आसानी से कम टाइम पे आप उसका इन्वर्स, उसका एडजॉइंट बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, इसमें जो A11 और A22 आप देख रहे हैं, एक ये डायगोनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने क्या कर देना, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देना है मतलब इनकी जगह को अदल बदल देना है। और एक जो ये वाला मैट्रिक्स आपका, ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, देखो ये वाले एलिमेंट्स, इन एलिमेंट के केवल साइन चेंज कर देने हैं आपको, इनके साइन चेंज कर देने हैं। इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और इन एलिमेंट्स के केवल साइन चेंज कर दो। तो कैसे करना है देखिए, अब अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल है इसके तो एलिमेंट्स ही इंटरचेंज कर दो आप। तो यहाँ A11 और ये A22 है, अब यहाँ पर A22 आ जाएगा और यहाँ पर A11 आ जाएगा। रही बात जो लैगिंग डायगोनल आपका है, इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। तो ये A21 है तो यहाँ A21 ही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। ये A12 है तो यहाँ A12 ही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। बस इस तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, आप देखिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स दैट इज 1, 2, 3 and 4 and now we have to find out the adjoint of this matrix. Adjoint of this matrix we have to find and this is the matrix of order 2. ओके, इसका एडजॉइंट मुझे निकालना है। एडजॉइंट के लिए क्या होगा कि जो लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स चेंज होंगे, इंटरचेंज करे जाएंगे और लैगिंग डायगोनल के साइन चेंज किए जाएंगे। तो ये एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A, इनके एलिमेंट्स चेंज कर लीजिए। तो ये 4 और ये 1 कर लें, ये 3 और 2 है तो यहाँ पर -3 कर दें और यहाँ -2 कर दें। बस इतना सा आपको करना है और इस तरीके से आपको गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाया करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको देखो क्या बताया गया कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, आपके 3 ऑर्डर की हो या 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट निकालने का ये एक बेसिक प्रोसेस है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, उससे जो कुछ भी आपको मिलेगा उससे वही एडजॉइंट बनेगा उस मैट्रिक्स का। ये रूल आप 3 into 3 में भी लगा सकते हैं और ये रूल आप 2 into 2 में भी लगा सकते हैं। ठीक है, रही बात 2 into 2 का, फिर ये क्या बताया गया, ये मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया है कि अगर 2 into 2 की कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट आप मतलब एक जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटे प्रोसेस से आप कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, लैगिंग डायगोनल के साइन आपको चेंज करने हैं, एलिमेंट्स चेंज नहीं करने हैं। ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं अगले जो हमारा पार्ट है। यहाँ पर एक थ्योरम 1 आपको मिलेगी इस समय। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 4.5 में यूज वाली जितनी चीजें हैं 1 by 1 को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थ्योरम 1 यहां पर दिखाई गई है। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, उनका ये कहना है कि अगर ए कोई भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है,
स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में कैसे इक्वल है, ऑफ ऑर्डर n, और उसका ऑर्डर n है। तो ऐसी सिचुएशन पर a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये तीनों ही आपस में इक्वल आएंगे, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जहां i ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको इन सब चीजों पर बता देता हूं एक बार ढंग से, कि अगर a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, a हमारे पास एक ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसी सिचुएशन पर अगर हम उस मैट्रिक्स का गुणा उसके एडजॉइंट से करें या उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई उसके a से करें, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि अभी समझ में आया होगा क्या मीनिंग है। एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A, मान लेते हैं कि हमारे पास A ऑर्डर n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट A उसी का एडजॉइंट है, तो अगर मैं मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या उसके एडजॉइंट को पहले और मैट्रिक्स को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही कंडीशन पे मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के इक्वल उसकी वैल्यू मिलेगी। अब ये बात कहाँ तक सही है कि नहीं सही है, ये हम इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रूव करके आपको दिखाते हैं इसको। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इसका अगर मैं एडजॉइंट बनाने जाऊं, आपने अभी भी देखा था एडजॉइंट कैसे बनाते हैं। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो उसका एडजॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे क्या बना था, A11, A12, A13, ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जो काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका ये प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर आप ये चीज़ याद रखने हैं तो। ठीक है, A11, A12, A13, A21 and this is A22, this is A23, this is A31, A32 and A33, ऐसे ही आ गया। अब प्रूफ तो ये करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, या हम इसको लेके ये प्रूफ कर दें, कुछ भी ले लो आप। तो मैं A इंटू एडजॉइंट A ले लेता हूं। देखो A की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, दिस इज A31, A32, A33, ये तो हमने A की वैल्यू लिखी। अब एडजॉइंट लिखना है मुझे, ये इसका एडजॉइंट है, ये कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से करेंगे, तो ये आएगा A11 इंटू A11, देखो ऐसे मिलेगा ये A11 इंटू A11, फिर प्लस A12 को A12 से करेंगे तो A12 इंटू A12, प्लस A13 को A13 से करेंगे तो A13 को A13 से करेंगे। और बेटा आप याद करिए लास्ट एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी थी उसमें इसको याद करिए, A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, A12 और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, A13 उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आपको याद होगा, इससे तो डिटर्मिनेंट मिल जाती थी मुझे,
तो ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आपको ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये कि अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखिएगा ये a11 है, ये a21, ये a12, ये a22, a13, a23, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, लेकिन ये तो सेकंड कॉलम का आपके एलिमेंट है कोफैक्टर में, इसलिए ये 0 आ जाएगा। आपको याद होगा कि जिस एलिमेंट्स के जो एलिमेंट आपको लेने हैं उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करना होता था, तभी उसकी वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट के इक्वल आती थी। और अगर किसी भी दूसरी रो एलिमेंट दूसरी रो के ले रहे हो, कोफैक्टर दूसरी रो या कॉलम के मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप, तो फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाया करती थी। तो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब तो डिटर्मिनेंट ए आएगा, लेकिन अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी आई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे 0, लेकिन जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने जाओगे, देखिए ध्यान से, तो ये a21 है, ये भी a21, a22, a22, a23, a23, यहाँ फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा आपका। और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे ये फिर से 0 हो जाएगा। थर्ड रो की बात करें तो फर्स्ट रो से करेंगे 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे 0, लेकिन जब इसका इससे करने जाएंगे तो a31, a31, a32, a32, a33, a33, ये 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। तो ये लास्ट एक्सरसाइज में ये सारी बातें डिस्कस करी गई थी कि अगर किसी भी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को हम उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करा के सबको सम करा दें तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाता है। वही यहाँ पर हुआ है कि मैं जब इसको इससे करवाने जाऊँगा, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करवाने जाओगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, लेकिन इसका किसी और से करा दोगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तब तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, लेकिन बाकी 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करवाओगे तो भी डिटर्मिनेंट ए आएगा, लेकिन इसका इससे करवाओगे, इसका इससे करवाओगे तब तो 0 ही रहेगा ना। इस तरीके से अब आप देख सकते हो ये एक मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, और आप याद करिए मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर हम कॉमन लेते हैं, मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर हम मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स से निकल के आता है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पूरे मैट्रिक्स से एलिमेंट निकल के आएगा, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन मिल रहा है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। और बेटा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिख दिया और यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैंने इसकी जगह पर आई लिख दिया। और आप देखें इसको सॉल्व करके हम ये ले आए हैं। आप जब चाहें इसी तरह से इसको कैलकुलेट करके भी आप ये ला सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर चीज़ें समझने की हैं, जो एलिमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि ये उसी के कोफैक्टर हैं तो मल्टीप्लिकेशन का सम डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन जब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये जो एलिमेंट है लेकिन ये उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है तो फिर 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो ये भी इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं है तो इसका भी समेशन 0 आ जाएगा। तो ये तरीका यूज होगा। और इसके बाद बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स तो हम पूरे से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचे और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये आई आ गया और ये हमने प्रूव कर दिया। आप जब चाहो ये इसको प्रूव करके देख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो ऐसी सिचुएशन पर उसका मल्टीप्लिकेशन उसी के एडजॉइंट से करिए या उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स से करिए। हर कंडीशन पे आपको वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद भी रखिए और हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रूव करने को भी दे दिया जाए। वैसे रेयर होता है, कम आता है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो हमको पूरी करनी पड़ेगी ना, तो आप इसकी वैल्यू वो ला सकते हो और अभी आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। एक डेफिनेशन यहाँ पर बताई जा रही है या आपको
क्या डेफिनेशन इसमें बताया गया, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। दो तरह की मैट्रिसेस और आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक होगी सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्चुअली सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में यहां पर आपको बताई गई पूरी बात। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन देयर इज सम कंडीशन। क्या कंडीशन है कि उसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। देखिए उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये बहुत याद रखें। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसा है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ गया? अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जब निकालने जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो ऐसे जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है। ये जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां पर मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, आप देखिएगा। एग्जाम्पल मैं कोई भी ले लेता हूं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 6। ये एक मैट्रिक्स मैंने यहां पर ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मुझे पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, +6 -6 ये 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0। अगर बेटा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? कंपल्सरीली ये आपकी मैट्रिक्स जो है दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सो प्लीज ये आपको याद रखना है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, उससे सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है? आप बाद में जाके पढ़ोगे कि इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो आगे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। नॉन इन्वर्टिबल, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं मतलब ये कि जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाया करेगा उनको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इन अदर हैंड वी कैन से देम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और नॉन इन्वर्टिबल क्यों? नॉन इन्वर्टिबल इसलिए क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्यों नहीं कर सकते, हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस कांट बी फाउंड। इस टाइप की मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, in other words we can say them non-invertible matrix. Non-invertible matrix क्यों? Because inverse of these type of matrices can't be found. किसका? जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाया करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब इसमें नॉन सिंगुलर का भी देखो आ गया। नॉन सिंगुलर में क्या बताया गया? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर बोलेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, अगर वो 0 नहीं आता है, वो प्लस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती तो फिर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है? तो जैसे यहां पर क्या बताने की कोशिश हुई है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से, जैसे इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स में था, सिंगुलर मैट्रिक्स में था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की खास बात यह है कि अगर उसका कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बस आप ये समझ लें, 0 के इक्वल उसको नहीं आना चाहिए। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा, वो प्लस आता है, माइनस आती है, कुछ भी वैल्यू आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 3 2 4। सॉल्व करिए इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 2 जा 6। आप देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 आ गई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 आ गई है, इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए तो। जैसे देखो इसका डिटर्मिनेंट -2 आया है, 0 तो नहीं आया ना, इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी रखा गया जिसको बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका एक और नाम होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये इसका नाम रखा गया। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स थे उसका नाम रखा गया था नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इन्वर्स ऑफ these type of matrices, inverse of these type of matrices can be found। इस टाइप की मैट्रिसेस का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी बोला जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसको नॉन इन्वर्टिबल भी कहेंगे क्योंकि उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा, उसका दूसरा नाम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी रखेंगे। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिनके इन्वर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक थ्योरम आ रही है 2, आपको क्या बताया जा रहा है, देखो थ्योरम में लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखो जो ए है और बी है दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं बिकॉज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा, आप यहां से देखें ये नॉन सिंगुलर है, ये भी 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। और क्योंकि बी भी नॉन सिंगुलर है इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होगी बिकॉज बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर भी इनके सेम है। अगर ये वाली मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो ये भी 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है तो ये भी 3 ऑर्डर की है। देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। देन जो ए बी होगा वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा मतलब इसका भी वैल्यू 0 नहीं आएगा। और जो बी ए होगा, बी ए का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी ए भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ करेगा आपका। ये एक थ्योरम आपको बताई गई है कि अगर ए और बी दो सेम ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मीन्स उनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है,
तो ऐसी सिचुएशन पर जो ए बी होगा और जो बी ए होगा ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहेंगे, मतलब इनके भी मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो वो भी नॉन सिंगुलर रहेंगे। तो क्या बताया गया इसमें? बताया गया ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, अगर ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं तो ऐसी सिचुएशन पर ए बी एंड बी ए और ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ये भी बेटा नॉन सिंगुलर हो जाएंगे, मतलब इनके भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज जीरो के इक्वल नहीं आएंगी। ए और बी तो नॉन सिंगुलर है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, पर ए बी और बी ए भी अगर नॉन सिंगुलर होंगे तो उनके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, कुछ भी आएगी पर नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन मैट्रिसेस, बट इतना पता है कि वो डिटरमिनेंट उसका जीरो तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये थ्योरम 2 हो गई। थ्योरम 3 में देखो क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको। थ्योरम 3 में बेटा बताए जा रहे हैं द डिटरमिनेंट ऑफ, अब जिससे यहां पर बात आई कि ये दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, यहां भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन एक बात आई कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट तो आया ना, तो अब उसके लिए हमको करना ही पड़ेगा कि क्या हमें, अब जैसे ये एक नई चीज मुझे मिली कि ए बी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको आप क्या बोल सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक, दो मैट्रिसेस ए और बी के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट वो इसको बोला जाएगा, वो जीरो नहीं है, वो अपना इसका मैटर है क्योंकि नॉन सिंगुलर है। अब बात ये आती है कि क्या दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर डिटरमिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा कभी, तो क्या ये करना पड़ेगा कि पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है और फिर जो वैल्यू मिलेगी उसका डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, या कोई और दूसरा तरीका है? तो वो एक थ्योरम बना के आपको बताया गया कि द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर आप डिटरमिनेंट बनाना चाहते हैं सो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, तो ये उनके अलग अलग डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है, समझने की कोशिश करिए। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप चाहें तो जैसे ये दो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया और इनका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इससे जो भी वैल्यू मिलेगी आप ऐसा कर लो, आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, आप बी का डिटरमिनेंट निकाल लो और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दो आप। तो दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट करो या उनके डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट करो, वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस and this is the product of determinant of that matrices. This is the determinant of product of two matrices. दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट ये है, और इधर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दोज मैट्रिसेस। ये उन्हीं मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ दोज मैट्रिसेस, उन्हीं मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट है। दोनों तरह से वैल्यू इनकी सेम आएगी, वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट की हेल्प से हम एक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ा आप गौर से देखिएगा, मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। आपने जैसे अभी पढ़ा हुआ था
कि अगर हम a इंटू एडजॉइंट a करेंगे, a इंटू एडजॉइंट a करेंगे तो मुझे यहाँ मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मिलेगा मुझे, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट a, इसकी वैल्यू आपने जब निकाली थी तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी, आप थोड़ा सा याद करें कि एक तो ये अभी पढ़ा था हमने, वी नो कि a इंटू एडजॉइंट a की जो वैल्यू बनी थी वो बेटा आई थी डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऐसे अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, मैंने दोनों साइड में क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इसका भी डिटर्मिनेंट लिया तो बेटा इसका भी तो डिटर्मिनेंट मुझे लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो ये मैट्रिक्स के साइन थे, अब डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन बनाने पड़ेंगे। 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इस डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना है और तब तक यहां पर ये वाला रूल मैं लगा सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दोस मैट्रिसेस। तो इसमें a और एडजॉइंट a के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a मैं कॉमन लेना चाहता हूं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप देखें कि क्या होगा, जब मैट्रिक्स में कॉमन लेते थे तो पूरी मैट्रिक्स से एलिमेंट आ जाता था बाहर, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से बना सकते हैं। तो इस वाली रो से डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉलम आ जाए, a कॉमन आ जाएगा, इस रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा, इस रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये बाहर 3 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे a, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी बेटा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 1। आप देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो ये मैंने 1 लिख दिया और हाँ इधर की तरफ क्या था, इधर क्यूब हो गया था डिटर्मिनेंट ऑफ a का। आप चाहें तो इसको नीचे भेज सकते हैं। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेक्टिव a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और वी कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 2, क्योंकि एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने बनाया है। आप देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट आप निकालने जाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स A है आपके पास, उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मींस स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब मैंने यहां पर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लिया था तो यहां पर पावर 2 आई है। सपोज कीजिए अगर 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स लेता तो यहां पावर 3 आती। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लेंगे उससे एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या मैं एक रिजल्ट लिख दूं यहां पर, क्या मैं एक रिजल्ट यहां पर लिख दूं, क्या रिजल्ट लिख दूं कि इफ A इज a square matrix, if A is a square matrix of order n, अगर A एक ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन तब उस सिचुएशन पर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स टू द पावर n माइनस 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। देखो इसको भी आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और कभी कभी क्लास 12th
बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, या प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो देखो हमने तो केवल ये चीज पढ़ी हुई थी जिसमें दिया गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट यहां पर मुझे ओ लगा देना चाहिए, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दोज मैट्रिसेस, उन्हीं मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हुआ करता है। इसको जब हमने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से बना सकते हैं हम, और वो बनाया मैंने कि हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं, देखो ये देखो, इसको यहां लिख देते हैं और इसको ना, आई एम सॉरी, इसको यहीं बना रहने दीजिए, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं जरा, चलो अच्छा रहने देते हैं, ठीक है। वी नो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और उसी के बाद ये आप लिख सकते हैं i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। और उसके बाद मैंने दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट बना लिया, यहां से कॉमन लिया तो इस रो से, इस रो से, इस रो से, यही मैट्रिक्स होती तो केवल एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता, डिटर्मिनेंट की वजह से तीनों रो से एक एक डिटर्मिनेंट कॉमन बना है और वो क्यूब बना लिया। इधर हमने इस थ्योरम से इसको अलग अलग कर लिया, थ्योरम 3 यूज करके, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपने देखा कि इसको उधर भेज देंगे अगर हम, तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 बचेगी। तो वो मैंने रिजल्ट यहां पर लिखा कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो ऐसे सिचुएशन पर उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल आएगा। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद भी रखना है। तो अगर ऑर्डर 3 है तो यहां पावर 2 आ जाएगी, ऑर्डर 4 है तो यहां पावर 3 आ जाएगी, इस तरह से। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज यहां पर और आ रही है जिसमें लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उन्होंने बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो इनवर्टिबल हो सकती है एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उन्होंने बताया कि A जो होगी, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A, वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी, लेकिन केवल और केवल कब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, जब वो नॉन सिंगुलर है तो। और नॉन सिंगुलर है मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वही चीज मैं पीछे के देखो स्लाइड में आपको बता रहा था, यहां कहीं लिखा हुआ था मैंने कि नॉन सिंगुलर, हाँ, इसको इन्वर्टिबल भी बोला जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये देखिए यहां लिखा गया था कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उन्हीं का इन्वर्स केवल फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए ऐसी मैट्रिसेस को इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी बोला जाता है। तो यहां पर आपको ये बताया गया, एक थ्योरम 4 में लिखा गया, इसको क्या थ्योरम 4 में लिखा गया, लिखा ये गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स केवल और केवल तभी इन्वर्टिबल हो सकती है, केवल और केवल उसका तभी इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, ऐसा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, तो इसके लिए प्रूव करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रूव भी किया गया है। क्या, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लिया हमने कि a एक ऑर्डर n का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और जो i है वो ऑर्डर n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। ये बेटा देखो, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आपको याद होगा इससे पहले एक इनवर्स मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने का एक तरीका होता था जो हुआ करता था एलिमेंट्री ऑपरेशन का मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशंस से हम उनके इनवर्स फाइंड आउट करते थे, वहां पर ये चीज पढ़ी गई थी। क्या पढ़ी गई थी, मैं इसको आपको अलग से बताता हूं। इफ ए इज, देखो यहां लिखा है इफ ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ ए इज इन्वर्टिबल
if A is invertible matrix of order n and IB identity matrix of order n, identity matrix of order n, identity matrix of order n, then there exists a square matrix B, then there exists a square matrix B, there exists a square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I। आप याद करें, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, वहां पर भी हमने मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालने सीखे थे। ये वहां पर आया करता था कि अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का और आई ऑर्डर एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी। तो एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स बी का एग्जिस्टेंस होता है जिसमें अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, मुझे आई की वैल्यू ही मिल जाती है, मुझे आई के इक्वल ही मिल जाता है। अब ये दिखाना है कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करूँ, आप देखिएगा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। वी नो ए बी इज इक्वल टू आई, देखिए, और कब जब ए जो है वो इन्वर्टिबल है और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से आई आया। अगर मैं दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कैसे? थ्योरम 3 से। अब देखो ये थ्योरम 3 यही तो अलाउ करती थी हमको, ये थ्योरम 3 है जो आपने अलाउ किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये मैंने कर लिया। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद ही देख सकते हो, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दो डिटर्मिनेंट हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और उसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज बी इज नॉट इक्वल टू 0। दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल नहीं है। अगर दोनों डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होता तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 आ गया होता ना, पर ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ पाया है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और देखो यही प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए केवल तभी इन्वर्टिबल हो सकता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। हमने यहां पर ए को इन्वर्टिबल लिया था और आप देखें वो नॉन सिंगुलर आ रहा है। ठीक है, बस इतना सा आपको करके दिखाना था। अब इसमें एक छोटी सी चीज और भी आपको बनती है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमने देखा था कि एक चीज यहां पर देखी थी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए और उसका एडजॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडजॉइंट और उसके मल्टीप्लिकेशन के डिटर्मिनेंट के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आता है। याद आया? सबसे शुरुआत में हमने लिया था। अब थोड़ा गौर करके देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करवा दूं, डिवाइडिंग all the terms, dividing all the terms by determinant of a, सारे टर्म्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो क्या
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो यहां मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया, यहां पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करूंगा, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका उसका मेरा ऐसा रहेगा, देखो ऐसे, और यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए आई। ठीक है, ये रिजल्ट हम पहले से जानते, प्रूफ भी करा आज मैंने। उसके बाद मैंने पूरे टर्म्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। मैंने डिवाइड किया, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बस ये किया, इसके नीचे ना लिखकर मैंने इसके नीचे लिखा है, यहां भी इसके अपॉन में, और यहां से तो हट ही जाएगा। अब आपको नहीं लगता, कंपेयर कर देते हैं यहां पर। इसमें भी एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसा लिखा करते थे तो उसमें याद होगा आपको कि आप ये भी लिखते थे, हियर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, एंड अगर ऐसी सिचुएशन है तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी भी होगा, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो जब भी कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, चाहे ए बी करें या बी ए करें, आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हुआ करते हैं। अब यहां पर बात देखिए आप कि यहां पर ए और इसका मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स ए है और इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके और ए का मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल आया। तो आपको नहीं लगता है कि क्या मैं इसे कंपेयर करवा सकता हूं क्या? इसके कंपेयरिंग विथ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई से कंपेयर करवा दूं अगर मैं, तो आपको याद होगा यहां पर बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये जो चीज आ रही है आपकी, ये चीज ये बी की जगह पर आ रही है, यहां पर भी ये चीज आप देख सकते हैं, ये किसकी जगह पर आ रही है? बी की जगह पर आ रही है। सेम कंपेयर करेंगे तो मुझे बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और याद करें जब ये कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट, तो जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है। तो यहां पर हियर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर बी इनवर्स है तो हम बी को क्या लिख सकते हैं? मैं बी को ए इनवर्स लिख सकता हूं। तो बी की जगह पर मैं यहां पर ए इनवर्स पुट कर दूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज हमको करना पड़ेगा किसी भी डिटर्मिनेंट को के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो जो वो रिजल्ट थे ना, उन्हीं से हमने वैल्यू बना लिया, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना पड़ा। जो रिजल्ट्स दिए गए थे उन्हीं से वैल्यू मैंने बनाई, पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट से इससे डिवाइड किया, उसके बाद मैंने देखा है तो इससे मैच कर रहा है तो कंपेयर करवाया, बी की वैल्यू मुझे ये मिली, और जब इससे कंपेयर करवाया तो यहां तो जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है, तो हियर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मीन्स बी को आप ए इनवर्स के इक्वल लिख सकते हो, तो मैंने बी को इनवर्स के इक्वल लिख दिया। अब इसको देख के पता चला मुझे, इसको देख के पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स आपको निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे? उसका एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर देंगे, उसका इनवर्स आपको मिल जाया करेगा। और एक चीज देखो, अगर यहां पर अब देखना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो देखो कि क्या ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? कांट बी फाइंड किया ही नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये तो इसको अनडिफाइन कर देगा ना, तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 then A inverse can be found.
तब उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और यही रीज़न था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं था, तो बीच में मुझे एक जगह मिला हुआ था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। देखो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो था तो लिखा गया था कि कांट बी फाउंड लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ज़ीरो नहीं था तो लिखा गया था कैन बी फाउंड। ठीक है, ये इसका सीक्रेट ये था। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना होगा तो उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड कर देना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, ये प्रूफ भी कर दिया मैंने, और ये मैंने एक और बढ़िया रिजल्ट भी मिल गया मुझे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आज के बाद ये एक फॉर्मूला याद, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसके एडजॉइंट में मुझे उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.5 का आपका इंट्रोडक्शन था। इसमें इतनी ही चीजें थी। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज में हम आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर रहेगा तो आगे की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन चलने से पहले हमेशा तरह एक चीज़ कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू।